नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और वो क्षण आ गया जब सुनीता विलियम धरती पर आई हैं और करीब 9 महीने बाद सुनीता विलियम धरती पर कदम रखी हैं और ये एक अद्भुत क्षण है और साइंस की दुनिया का एक नायाब नमूना भी पेश करता है। सुनीता विलियम के साथ साथ उनके अन्य साथी भी साथ में आए हैं। फ्लोरिडा तट पर इनका जो कैप्सूल था लैंड हुआ है, जिसे यान कह सकते हैं। स्पेस स्टेशन से लौटने के सफ़र में इन्होंने 17 घंटे बिताए हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौटे हैं। इसके साथ ही क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट निक हेग और अलेक्सांद्र गोरबुनोव भी और उनका ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट भारतीय समय के अनुसार 19 मार्च को सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ। ये चारों एस्ट्रोनॉट 18 मार्च दिन मंगलवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के नाम से जिसे हम जानते हैं, वहाँ से ये लोग रवाना हुए थे। स्पेस क्राफ्ट के धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया था। आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि उसमें क्या हो सकता था, आग लग जाती। इस दौरान करीब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट भी रहा था। ड्रैगन कैप्सूल के अलग होने से लेकर समुद्र में लैंडिंग तक करीब 17 घंटे लगे। 18 मार्च को सुबह 8:35 पर इस स्पेस क्राफ्ट का हैच हुआ, यानी दरवाज़ा बंद हुआ। 10:35 पर स्पेस क्राफ्ट ISS से अलग हुआ। 19 मार्च को रात 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न शुरू हुआ, यानी कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेस क्राफ्ट का इंजन फायर किया गया। इससे स्पेस क्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री हुई और सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर पानी में इसकी लैंडिंग हो जाती है। कैसे ये लोग वहाँ पे फंस गए थे, ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। पहले से ही जानते होंगे, लगातार सालों से इस पर हम लोग लेक्चर ले रहे हैं। उनके जाने से पहले, जाने के बाद सुनीता विलियम्स और विच विल्मोर बोइंग और नासा के 8 दिन के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए हुए थे। इस मिशन का उद्देश्य बोइंग के स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना था। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट भी करने थे, लेकिन थ्रस्टर में आई गड़बड़ी के बाद उनका 8 दिन का मिशन 9 महीने से ज़्यादा समय का हो गया। इसमें एक बड़ी बात रही, सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर बोइंग और नासा के 8 दिन के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर जब गए थे, तो इसका उद्देश्य बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना भी था। एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने थे और ये सारी चीज़ें वहीं पर हुई थी। 5 जून 2024 को रात 8:22 पर एटलस V रॉकेट के जरिए बोइंग का स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च हुआ था। ये 6 जून को रात 11:30 पर स्पेस स्टेशन पर पहुंच चुका था। इसे रात 9:45 पर पहुंचना था, लेकिन रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर में परेशानी आ गई थी। स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट के 28 रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टरों में से 5 फेल हो गए थे। 25 दिनों में 5 हीलियम लीक भी हुए। हीलियम प्रोपेलेंट को थ्रस्टरों तक पहुंचाने के लिए बहुत अहम होता है। ऐसे में स्पेस क्राफ्ट के सुरक्षित रूप से लौटने पर चिंताएं बनी हुई थीं। डेटा का विश्लेषण करने के बाद नासा ने फैसला लिया कि स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट सुनीता और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए वो अंतरिक्ष यात्रियों के बिना ही स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट को 6 सितंबर 2024 को पृथ्वी पर वापस ले आया। अब स्पेस एक्स को एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने की जिम्मेदारी दी गई थी। स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट हर कुछ महीनों में 4 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन लेकर जाता है और वहां मौजूद पिछला क्रू स्पेस स्टेशन में पहले से पार्क अपने स्पेस क्राफ्ट से वापस आ जाता है। स्पेस एक्स ने जब 28 सितंबर 2024 को क्रू 9 मिशन लॉन्च किया तो इसमें भी 4 एस्ट्रोनॉट जाने वाले थे, लेकिन सुनीता और बुच के लिए 2 सीट खाली रखी गई। इनके पहुंचने के बाद क्रू 8 स्पेस स्टेशन में पार्क अपने स्पेस क्राफ्ट से पृथ्वी पर लौट आया। 15 मार्च 2025 को स्पेस एक्स ने 4 एस्ट्रोनॉट के साथ क्रू 10 मिशन लॉन्च किया। 16 मार्च को ये एस्ट्रोनॉट ISS पहुंच गए। अब क्रू 9 के चारों एस्ट्रोनॉट जिम्मेदारी क्रू 10 को हैंड ओवर करने के बाद स्पेस स्टेशन पर सितंबर से पार्क अपने स्पेस क्राफ्ट से लौट चुके हैं और वो पृथ्वी पर पहुंच चुके हैं। आपके मन में सवाल बन रहा होगा कि जो क्रू 10 मिशन है
इसको स्पेस एक्स ने इतनी देरी से क्यों भेजा है? पहले भी भेज सकते थे। तो इसके पीछे कई कारण हैं। बहुत लोग तो पॉलिटिकल रीजन भी ले रहे हैं कि जो बाइडन थे वो इसके लिए तैयार नहीं थे। अब जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई तो उसमें ये कहीं ना कहीं मुख्य रोल में है, तो अब मामला बन गया। स्पेस एक्स के पास अभी भी 4 ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट हैं, एंडेवर, रेजिलियंस, एंड्योरेंस और फ्रीडम। 5वें स्पेस क्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। क्रू 10 के लिए इसी 5वें स्पेस क्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में देरी के कारण नासा ने क्रू 10 मिशन को फरवरी से मार्च के अंत तक टाल दिया। हालांकि बाद में नासा ने क्रू 9 को वापस लाने में हो रही देरी को देखते हुए क्रू 10 के लिए पुराने एंड्योरेंस स्पेसक्राफ्ट के ही इस्तेमाल का फैसला लिया। वहीं इस देरी की एक वजह पॉलिटिकल भी बताई जा रही है। पिछले साल मस्क ने सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को तय समय से पहले घर वापस लाने में मदद की पेशकश की थी, लेकिन उनका दावा है कि बाइडेन प्रशासन ने इसे अस्वीकार कर दिया था। फॉक्स न्यूज़ ने होस्ट सीन हैनिटी के साथ एक इंटरव्यू में मस्क ने कहा, दोनों एस्ट्रोनॉट को राजनीतिक कारणों से स्पेस स्टेशन में छोड़ दिया गया, जो अच्छा नहीं है। जिस कैप्सूल से ये लोग पृथ्वी पर वापस आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी मैं दे देता हूँ। आईएसएस से निकलने के बाद सुनीता विलियम्स का स्पेस क्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होगा, जिसे री एंट्री कहते हैं। अंतरिक्ष में ड्रैगन कैप्सूल 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की न्यूनतम रफ्तार से ट्रेवल करेगा, लेकिन री एंट्री के दौरान इसकी स्पीड कम होने लगती है। अगर इस दौरान ड्रैगन कैप्सूल के एंगल में जरा भी गड़बड़ी हुई तो यह खतरनाक और जानलेवा घटना साबित हो जाता है। ऐसी स्थिति में 2 सिनेरियो बन सकते हैं। पहला, तीखा एंगल लेने पर या उथला एंगल लेने पर। तीखा एंगल लेने पर अगर कैप्सूल तीखा एंगल बनाता है तो वायुमंडल में घुसने की कोशिश करेगा, तो काफ़ी ज़्यादा घर्षण बढ़ जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होगी और 1500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। इस गर्मी से बचने के लिए स्पेस क्राफ्ट पर लगी हीट शील्ड भी जल सकती है। ऐसे में कैप्सूल जल जाएगा और उसमें सवार एस्ट्रोनॉट भाप बन जाएंगे। दूसरी सिचुएशन है उथला एंगल लेने पर। अगर कैप्सूल उथला एंगल बनाते हुए वायुमंडल में दाखिल होने की कोशिश करता है तो कैप्सूल री एंट्री के बजाय वायुमंडल से टकराकर अनिश्चित समय के लिए वापस स्पेस में चला जाएगा। बाद में कैप्सूल किसी ऑर्बिट में फंस कर रह जाएगा। ऐसी स्थिति में नासा और स्पेस एक्स को कैप्सूल को खोजने और वापस लाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल में 16 ड्रैको थ्रस्टर्स लगे हुए, जो स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में स्पीड, स्पेसक्राफ्ट कंट्रोलिंग, ऑर्बिट एडजस्टमेंट जैसे काम करते हैं। कुल मिलाकर ड्रैगो थ्रस्टर्स स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्शन देने का काम करते हैं। साथ ही हर थ्रस्टर स्पेस में 400 न्यूटन का फोर्स पैदा करते हैं। अगर वापसी के दौरान थ्रस्टर्स फेल हो जाते तो काम करना बंद कर देते तो एस्ट्रोनॉट लिमिटेड ऑक्सीजन और पावर सप्लाई के साथ स्पेस में ही रह जाते हैं। इसके बाद थ्रस्टर को फिर से चालू करने और एस्ट्रोनॉट को वापस धरती पर लाने के लिए कुछ ही घंटों का समय बचा रहता। पहले भी कई बार थ्रस्टर्स फेल हो चुके हैं। हालांकि अमेरिकी आर्मी में स्पेस सिस्टम कमांडर रहे रूडी रिडोल्फी का मानना है कि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल में ऐसा होने की संभावना कम थी और ये ज़्यादा सुरक्षित था। री एंट्री से लेकर स्पेस डाउन तक हर प्रोसेस का सही से होना जरूरी होता है। इसमें कैप्सूल में लगे 6 पैरासूट का खुलना भी शामिल है। ये पैरासूट 2 हिस्सों में खुलते हैं। ड्रैगन कैप्सूल की री एंट्री के बाद इसमें लगे 2 ड्रैगन पैरासूट खुलते हैं। जब कैप्सूल जमीन से करीब 5500 मीटर की ऊंचाई पर 560 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ रहा होता है, तब ड्रैगन पैरासूट खुलते हैं और इसे स्थिर रखते हैं। ड्रैगन कैप्सूल में 4 मेन पैरासूट हैं जो लैंडिंग से पहले कैप्सूल की स्पीड कम करते हैं। जमीन से करीब 1800 मीटर की ऊंचाई पर यह पैरासूट खुलते हैं, तब कैप्सूल की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटे के नज़दीक होती है। अगर सही समय पर पैरासूट नहीं खुले तो स्पेस शटडाउन के दौरान कैप्सूल तय स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से टकराएगा, जिससे एस्ट्रोनॉट को खतरा हो सकता है। ये कितना सुरक्षित था? स्पेस एक्स का जो ड्रैगन कैप्सूल था ये सुरक्षित कितना था जिससे ये लोग वापस आ चुके हैं? तो अब तक ड्रैगन कैप्सूल ने 49 मिशन पूरे किए हैं। ये 44 बार स्पेस स्टेशन का सफ़र कर चुके हैं और 29 रीफ्लाइट्स पूरी है। ड्रैगन कैप्सूल को उसके सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से बेहद सिक्योर माना जाता है। ड्रैगन कैप्सूल में एक लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम लगा हुआ है जो उड़ान के दौरान किसी भी गड़बड़ी के चलते क्रू को रॉकेट से अलग कर देता है। LAS में 8 सुपर ड्रैको इंजन लगे हैं। हर सुपर ड्रैको इंजन 16,000 पाउंड का फोर्स पैदा करते हैं। ड्रैगन कैप्सूल को गर्मी से बचाने के लिए थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है जिसमें PICAX हीट शील्ड लगी हुई है। जब कैप्सूल वायुमंडल में री एंट्री करता है तब पैदा होने वाले तेज गर्मी से यही हीट शील्ड कैप्सूल को बचाती है। ड्रैगन कैप्सूल नेविगेशन और
ISS से डॉकिंग के लिए GPS कैमरे और लिडार सेंसर का इस्तेमाल कर खुद ऑपरेट कर सकता है। वहीं एस्ट्रोनॉट चाहें तो कैप्सूल को कंट्रोल करने के लिए टच स्क्रीन कंट्रोल बोर्ड के जरिए मैनुअल मोड पर स्विच कर सकते हैं। कैप्सूल की आरामदायक सीट और क्रू मेंबर्स के कस्टमाइज्ड स्पेस सूट आपस में जुड़कर एक खास सूट सीट सिस्टम बनाते हैं। इसमें सीट से निकलने वाली एक मोटी सी केबल स्पेस सूट की दाहिनी जांघ पर लगे पोर्ट से जुड़ती है, जिसमें हवा और बिजली का कनेक्शन होता है। ये स्पेस सूट आग से बचाने वाले नोमेक्स जैसे मटेरियल से बने होते हैं। तो इस प्रकार से सुनीता विलियम और उनके साथी पृथ्वी पर आ चुके हैं और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है, जिस पर दुनिया लगातार महीनों से नज़र बनाई हुई थी। जय नमस्कार।